गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था कि शिक्षण विधियों को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, शिक्षण विधियों के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। शिक्षण विधियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, परंपरागत शिक्षण विधि। परंपरागत शिक्षण विधियों में पहले इस बात करते हैं परंपरागत शिक्षण विधि होती क्या है। परंपरागत शिक्षण विधियों से तात्पर्य है जो काफ़ी समय से जो विधियां चली आ रही हैं, जो हमने एक परंपरा मान लिया है, हमारे गुरुकुल आश्रम आदि के टाइम से ही जो विधियां काम में ली जा रही हैं, उन विधियों को परंपरागत शिक्षण विधि कहते हैं। ये जो शिक्षण विधि हैं बहुत ही अच्छी शिक्षण विधि है। इनमें कुछ दोषों को छोड़ दिया जाए तो ये बहुत अच्छी शिक्षण विधि हैं। आश्रम व्यवस्था के टाइम पे छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ, उससे पहले इन विधियों का अधिकतर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि गुरु लोग या शिक्षक लोग जो भी हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को इन्हीं विधियों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते थे। उन सारी चीज़ें उनके मस्तिष्क में हुआ करती थी, उन्हीं को विश्लेषित करके वो पूछे जाते थे। जिसमें पहली शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, इसे टेलिंग मेथड भी कहते हैं। व्याख्यान विधि से तात्पर्य है किसी भी चीज़ को विस्तृत रूप में बताना, किसी भी चीज़ के गूढ़ रहस्यों को अलग अलग करके उदाहरण देकर उनके साथ में शिक्षण सहायक सामग्री लेकर अलग अलग तरह से समझाना। एक ही चीज़ की बहुत ही विस्तृत व्याख्या करना व्याख्यान विधि है। कोई भी चीज़ जैसे हम लेते हैं, बालक उसके गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए आज ही बात करें आपसे तिरंगे झंडे की, कि तिरंगा झंडा कैसा, तिरंगे झंडे के बारे में बताइए, तो ये प्रश्न थोड़ा कठिन हो गया। कक्षा 6 या 7 के बालक से जब पूछे जाएंगे तो वो ये तो बता देगा कि उसमें 3 रंग होते हैं, उसमें एक चक्र होता है, लेकिन वो यूँ नहीं बता पाएगा कि इनका जो अनुपात क्या है। जो पट्टी लगी रहती है 3, 2:3, चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, इसके सम्मान में राष्ट्रगान गाया जाता है, उसका कितना टाइम है, उसकी आचार संहिता क्या है। ये सारी चीज़ें हम व्याख्या के माध्यम से बालकों को समझा सकते हैं। लेकिन मौखिक रूप से ही जब बालकों को समझाएंगे उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितने तरीके से हम श्यामपट्ट का प्रयोग करके ऐसे समझाएं। दूसरी बात करते हैं, दूसरी विधि है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन छोटी कक्षाओं में यह प्रचलन में है, बड़ी कक्षाओं में बिल्कुल उपयोगी नहीं है। बड़ी कक्षाओं में सिर्फ भाषा शिक्षण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स में इसको ज़्यादा प्रभावी नहीं माना गया। लेकिन छोटी क्लास में जब बालक को व्याख्या के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बालक अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, इसलिए पाठ्य पुस्तक विधि के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं। विशेषकर 1 से लेके 5वीं तक की कक्षाएं इस विधि के माध्यम से पढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन बड़ी कक्षाओं में जब हम पाठ्य पुस्तक विधि काम में लेंगे तो वो नीरसता प्रदान करेगी, अच्छे तरीके से बालक उसे समझ नहीं पाएंगे। और तीसरी है कहानी कथन विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी कथन विधि, कहानी कथन विधि से तात्पर्य है बालकों को कहानी के रूप में पाठ प्रस्तुत करना, कहानी की तरह बालकों से पाठ के संबंध में बात करना। इससे बालक, छोटे जो बालक होते हैं वो कहानी सुनने के बहुत शौकीन होते हैं, इसलिए इस सामाजिक विज्ञान विषय में कहानी शिक्षण
स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि है छोटे बालकों के लिए। छोटे बच्चों को आसानी से विभिन्न प्रकार के उदाहरण देकर पाठ को समझाया जा सकता है। कहानियों के द्वारा उदाहरण और दृष्टांत दोनों ही दिए जा सकते हैं, जिससे बालक उस पाठ की गूढ़ता को, गहनता को आसानी से समझ लेता है। अब बात करते हैं आधुनिक विधियों की। सॉरी, एक बात मैं कहना भूल गया। परंपरागत शिक्षण विधियां जो होती हैं, ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें बालक सर्वे सर्वा नहीं होता, बालक इसमें मूक श्रोता बना बैठा रहता है और ये वन वे ट्रैफिक की तरह है। शिक्षक इसमें बोलता रहता है, बालक श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। लेकिन शिक्षक सक्रिय रहे, लेकिन केंद्रीय भाव बालकों पर होना चाहिए, वही शिक्षण विधि बेस्ट है। उन शिक्षण विधियों को आधुनिक शिक्षण विधि कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो बाल केंद्रित विधि है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित इसलिए कि इसमें केंद्र बिंदु शिक्षक है और उसमें केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है। यहाँ बालक मूक श्रोता के रूप में है और वहाँ शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षण विधियाँ जो है वो मनोवैज्ञानिक विधियों पर आधारित है और परंपरागत शिक्षण विधियाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की अवहेलना करती हैं। नंबर 2, आधुनिक शिक्षण विधि। इन विधियों का प्रयोग करके हम बालक को बहुत ही अच्छे और भली प्रकार से शिक्षण करा सकते हैं, क्योंकि ये विधियाँ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। बालक की रुचि का ध्यान रखा जाता है, बालक के मानसिक स्तर का ध्यान रखा जाता है, बालक के सोचने के नज़रिए का ध्यान रखा जाता है, बालक के मानसिक लेवल का ध्यान रखा जाता है, बालक की कक्षा का ध्यान रखा जाता है, उसकी वास्तविक आयु का ध्यान रखा जाता है और उसके अनुभव क्षेत्र को। इस तरह से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तब जाके बालक उस चीज़ को सीख पाता है। इसमें जो पहली शिक्षण विधि है वो है निरीक्षण शिक्षण विधि। निरीक्षण विधि को जो है बहुत अच्छी विधि माना गया है, क्योंकि इसके माध्यम से बालक को जीवंत ज्ञान मिलता है। बात आती है कि जीवंत ज्ञान कैसे मिलता है? क्योंकि इसमें बालक स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखता है, देख कर सीखता है, फिर उसी प्रक्रिया को वो खुद अपने जीवन में ढालता है, खुद करता है, तो वो बात जो है स्थायी हो जाती है। व्याख्या के माध्यम से मान लीजिए कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बालकों को, तो बालक उसे नहीं सीख पाता, लेकिन निरीक्षण के माध्यम से बालक उसे भूलेगा नहीं। जैसे अपन चुनाव प्रक्रिया, ये हमने एक टॉपिक ले लिया मान लीजिए। अब चुनाव प्रक्रिया को व्याख्या के माध्यम से जब बताएंगे कि किस तरह से एक पोलिंग पार्टी होती है, किस तरह से बैलेट पेपर होता है, उस बैलेट पेपर का उपयोग मतदाता करते हैं, मतदाता किसे माना गया है, मतदान करने जब जाते हैं क्या क्या सावधानियां बरती जाती है, क्या आईडी साथ ले जानी पड़ती है, और वहां अंदर जाने के बाद वो वोटर लिस्ट में नाम देखते हैं, उंगली पर निशान लगाते हैं, फिर ईवीएम मशीन है तो उसके बटन को दबाते हैं, अथवा बैलेट पेपर है तो उस पर एक सील लगाते हैं और उसके बाद उसे एक पेटी में डाल देते हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया को हमने मौखिक रूप से बालकों को समझाया। 1 महीने बाद बालकों से पूछा कि भाई चुनाव प्रक्रिया कैसे संचालित की जाती है, तो जो चीज़ें हमने बताई उसमें से आधी चीज़ों को भी बालक नहीं बता पाएगा। लेकिन यदि निरीक्षण के माध्यम से हमने बालकों को चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन कराया, कोई पोलिंग बूथ है, वह पोलिंग बूथ पर चुनाव प्रक्रिया प्रचलित है या संचालित है, और वहाँ जाके ले गए बालकों को, वहाँ दिखाया किस तरह से लाइन लगती हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट में नाम देखते हैं, किस तरह से हम अंदर जाते हैं, जब वो स्याही लगाता है, फिर उसके बाद जो चुनाव अधिकारी होता है वो बैलेट पेपर देता है, रजिस्टर मेंटेन करता है, उसके बाद वो बैलेट पेपर पर सील वगैरह लगाने के बाद पेटी में डाल देते हैं। उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद शपथ ग्रहण कराई जाती है। इस तरह पूरी चुनाव प्रक्रिया को हम इसके माध्यम से, निरीक्षण के माध्यम से बालकों को दिखाते हैं, तो बालक भले प्रकार से आसानी से सीख जाता है। दूसरी जो विधि है वो स्रोत विधि। यह विधि विभिन्न प्रकार के सोर्स देखती है कि किस सोर्स से हमारे बालक अधिक से अधिक सीख सकते हैं। जो प्रकरण हमने लिया है उस प्रकरण से रिलेटेड सारे सोर्स का अध्ययन हम बालक को इसके माध्यम से कराते, तो बालक अच्छी तरह से सीख जाता है। मान लीजिए आप स्थापत्य कला की बात करें, तो मुगल काल की स्थापत्य कला की बात करेंगे तो उसके स्रोत क्या क्या है। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख जो भवन हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल,
फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, ऐसी इमारतों को बालकों को दिखा के हम बता सकते हैं कि इस तरह से स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण मुगल काल का ये है। ये उसके सोर्स हैं। सोर्सों में एक तो ये हो गया, दूसरा सिक्के भी हो सकते हैं, सोर्सों में मैगजीन्स भी हो सकती हैं, सोर्स में इंटरनेट भी हो सकता है, सोर्स में सोशल मीडिया भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करने के बाद बालक को जो प्रकरण हमने लिया है उस प्रकरण को पढ़ाएंगे इन स्रोतों का प्रयोग करके, तो बालक अच्छे तरीके से सीखेगा। तीसरी जो विधि है वो है प्रयोजना विधि। प्रयोजना, प्रोजेक्ट मेथड भी इसको कहते हैं। यह विधि एक ऐसी विधि है जिससे बालक मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से ही सक्रिय रहता है, अर्थात मानसिक कौशल भी विकसित होगा और शारीरिक कौशल भी उसमें विकसित होगा। कोई भी एक समस्या ले लेते हैं, उस समस्या को एक योजना बनाकर एक प्रयोग के माध्यम से, एक प्रयोजना के माध्यम से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे दहेज एक सामाजिक अभिशाप है, इस पर प्रयोजना विधि हम काम में ले रहे हैं। तो बालकों को हमने समस्या दे दी, बालकों को प्रेरित कर दिया उस समस्या को हल करने के लिए और बालकों को स्वतंत्र छोड़ दिया। बालक विभिन्न प्रकार का साहित्य उसमें अध्ययन करेंगे, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई नेट पर सर्च कर रहा है, भाई ये इससे बुराई, इसको क्यों माना दहेज को, तो वो देखेंगे कि भाई इससे लालच बढ़ता है, इसके कारण बहुत सी बहन बेटियों की जो है बलि चढ़ गई, तो इसके दुष्प्रभाव क्या क्या हैं, इससे हम भी अछूते नहीं हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम भी इससे संबंधित हैं, तो क्यों ना ऐसी समस्या को समाप्त कर दिया जाए। ऐसी जब बातें हम उसमें देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बालक अच्छे तरीके से सीखते हैं। और चौथी जो इसके बाद की जो बात है वो है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि से तात्पर्य है घर जैसा माहौल कक्षा कक्ष का बनाएं। जिस तरह से अपने परिवार में अपने परिवार के छोटे बच्चे अपने गार्जियन के सामने विभिन्न डिमांड्स रखते हैं, कोई कलम के लिए कहता है, कोई कॉपी के लिए कहता है, कोई कपड़ों के लिए कहता है, कोई खेलने का सामग्री के लिए कहता है, कोई कुछ विभिन्न प्रकार की डिमांड्स बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी सीमांकन के, बगैर किसी दबाव के अपने गार्जियन के सामने रखते हैं। उसी तरह से कक्षा का वातावरण भी हमारा होना चाहिए ताकि शिक्षक के सामने बालक अपनी समस्या को तुरंत रख दे। और शिक्षक का भी यह दायित्व है कि शिक्षक भी उसकी समस्या का समाधान सामाजिक दृष्टि से ही करे। ऐसे नहीं कि बैठ जाओ, प्रश्न पूछ रहे हो, आता है नहीं, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं। बालक की समस्या को स्वीकार करिए और यथासंभव उसका समाधान सुझाइए। यदि संभव हो तो पूरी कक्षा के सामने ही उसका समाधान सुझाइए। अगर आप ये महसूस करते हैं कि अकेले में ही बालक को इस समस्या का समाधान हमें सुझाना है, तो अकेले में भी बालक को आप गाइड कर सकते हैं, अलग से निर्देशन उसको दे सकते हैं। यह विधि बहुत ही अच्छी विधि है। इससे बालक किसी भी प्रकार का संकोच अध्यापक और बालक के बीच नहीं रहता। बालक भी शिक्षक को अपना मित्र समझता है और मित्रवत ही वो व्यवहार करके आसानी से किसी भी बात को वो कह सकता है। अगली है वाद विवाद विधि। यह विधि बहुत अच्छी विधि है। इस विधि के माध्यम से बालक में तर्क और चिंतन का विकास होता है। तर्क और चिंतन बालक के मस्तिष्क में डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पक्ष और विपक्ष दोनों बातों की ही इसमें सामने रखी जाती है। मान लीजिए मैं किसी की तारीफ कर रहा हूँ, दूसरा बालक उसकी बुराई करेगा, लेकिन तीसरा जो बालक बैठा है चुपचाप, उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक तीसरा भाव पैदा होगा। वो तीसरा भाव ही तर्क और चिंतन है। तीसरा भाव ही तर्क और चिंतन है। चिंतन के आधार पर फिर वो तर्क करेगा। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे तो अहिंसा के बल पर हमें आज़ादी 1947 से पहले क्यों नहीं मिली? महात्मा गांधी तो बहुत पहले आ गए थे राष्ट्रीय आंदोलन में। तो ये विरोध किया। उसके बाद तीसरे विपक्षी वाले बोले कि लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव,
इन लोगों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी जब अहिंसा के बल पर ही हमें आज़ादी मिल गई। तो इस तरह से यहाँ दोनों का विचार विमर्श हुआ। उसके बाद यहाँ चिंतन बालक ने किया और चिंतन के आधार पर तर्क बालक के मस्तिष्क में आया कि ये नहीं कहा जा सकता कि अहिंसा और हिंसा दोनों के मेल के कारण ही हमें आज़ादी मिली। केवल अहिंसा के बल पर भी आज़ादी नहीं मिल सकती थी और हिंसा के बल पर भी नहीं मिल सकती थी, उससे बैलेंस हो गया, इस तरह से हमें आज़ादी मिली। तो इस तरह से वाद विवाद जो विधि है इसके माध्यम से बालक में तर्क और चिंतन शक्ति का विकास होता है। पांचवी जो है अगली विधि प्रयोगशाला विधि, 6वें नंबर की है। प्रयोगशाला विधि प्रयोगों के आधार पर हम किसी भी चीज को सिद्ध प्रयोगशाला विधि के माध्यम से कर सकते हैं। प्रयोगशाला में बालकों को ले जाकर वहां शिक्षण कराएं तो बालक बहुत अच्छा और बहुत जल्दी सीखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जो थ्योरेटिकल कर रहा है उसको प्रैक्टिकल भी कर रहा है, जो सीख रहा है उसे वो अप्लाई कर रहा है। इसलिए यह विधि बालकों को सिखाने की बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ विधि इसे माना गया है। विज्ञान के विषयों के लिए यह विधि बहुत अच्छी है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि सामाजिक अध्ययन के विषयों में यह विधि काम में नहीं ली जा सकती। सामाजिक अध्ययन के प्रयोगशाला में भी हम बालकों को ले जाकर वहाँ विभिन्न प्रकार का साहित्य एकत्रित होता है, विभिन्न प्रकार के चार्ट मॉडल आदि होते हैं, उन्हें दिखाने के बाद बालक की समस्या का समाधान या बालक का जो टॉपिक हमने चूज किया है उसका समाधान वो कर सकता है। इसलिए इस विधि को भी हम बहुत ही अच्छी विधि मानते हैं। आगमन निगमन विधि, 7वां नंबर है आगमन निगमन विधि। यह विधि विज्ञान शिक्षण में बहुत उपयोगी है। इसमें सूत्र का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, और निगमन में पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसी के आधार पर सूत्र निर्धारित किया जाता है। अर्थात किसी भी चीज़ को इसमें आसानी से बालकों को समझाया जा सकता है। तीसरी जो विधि है वो है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था प्रयोजना विधि, जिसके प्रतिपादक किलपैट्रिक थे। समस्या समाधान विधि और प्रयोजना विधि में सिर्फ इतना सा अंतर है कि यह सिर्फ मानसिक क्रियाओं पर जोर देती है और प्रयोजना विधि मानसिक और शारीरिक दोनों क्रियाओं पर जोर देती है। यह शारीरिक क्रियाओं पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं दिया जाता, बल्कि मानसिक क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। बालक अपने मानसिक स्तर से, बालक अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं का समाधान स्वयं खोजता है। शिक्षक इसमें बालक की हेल्प करता है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक निर्देशक के रूप में शिक्षक रहता है और फिर वो समस्या समाधान करता है। अगली विधि है संश्लेषण विश्लेषण विधि। इसका मतलब है किसी भी विषय वस्तु को संक्षिप्त करना और किसी भी विषय वस्तु को विस्तृत करना। जैसे विश्लेषण संश्लेषण का मतलब है बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करके हम संक्षिप्त रूप में बालकों को पढ़ा दें, संश्लेषित कर दें। जैसे पेन है, पेन को खोल लिया, इसकी कैप निकाल दी, इसकी जो रिफिल है वो निकाल दी, ये संश्लेषण हो गया, विश्लेषण हो गया, ये विश्लेषण हो गया। लेकिन अब इसका संश्लेषण करना है, रिफिल डाल दी, ऊपर से कैप लगा दी और ये पेन बन गया। जब हम अलग अलग पूछेंगे ये क्या है, इसका कैप है, ये क्या है, इसकी रिफिल है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, फिर इन सारी चीज़ों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, संश्लेषित हो गया। और जब हमने अलग अलग किया तो विश्लेषित हो गया। उसी प्रकार से हम इस विधि को अक्सर प्रश्नों में काम में लेते हैं। जैसे आपने प्रश्न लिया लघुत्रात्मक प्रश्न,
लघुत्रात्मक जो प्रश्न है विस्तृत विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत करने को कहते हैं। अर्थात वो जो विस्तृत विषय वस्तु थी उसको संश्लेषित करके छोटी कर दी। और निबंधात्मक वो विश्लेषण यानी छोटी चीज को बढ़ा चढ़ाकर सामने पेश करना। तो यह विधि भी शिक्षण में बहुत उपयोगी है और प्रश्न तकनीक में इस विधि को हम ज़्यादा काम में लेते हैं। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आधुनिक और परंपरागत शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको ये इतनी सारी विधियां आपके कोर्स में नहीं हैं। सिर्फ 5 या 6 शिक्षण विधि आपको पढ़ानी है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा परंपरागत शिक्षण विधि। परंपरागत शिक्षण विधियों में पहली शिक्षण विधि है व्याख्या विधि। परंपरागत शिक्षण विधि, इनमें पहली शिक्षण विधि है व्याख्या विधि। इसे टेलिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। व्याख्यान विधि को स्टोरी टेलिंग मेथड भी कहते हैं। प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था और गुरुकुलों में इसी विधि का प्रयोग करते थे। ये सुकरात के समय की शिक्षण विधि है और मध्यकाल में यूरोप में इस विधि का सर्वाधिक उपयोग हुआ था। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक इसी शिक्षण विधि का प्रयोग होता है। आप कोई सी भी शिक्षण विधि ले लीजिए, इसका सहयोग के अभाव में हम पूरा शिक्षण बालकों को नहीं करा सकते, क्योंकि इसी के माध्यम से हमें कोई भी चीज़ विश्लेषित करनी होती है और विश्लेषण के बाद ही हम बालक को सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। वर्तमान में भारत में इस विधि का महत्वपूर्ण स्थान है और इस कोई भी विधि हो, यही नहीं कोई भी विधि हो, उसमें प्रमुख रूप से 3 चीज़ों पर विशेष फोकस किया जाता है। नंबर 1 विषय वस्तु, नंबर 2 विषय पर शिक्षक का अधिकार या नियंत्रण। विषय पर शिक्षक का नियंत्रण। और तीसरी चीज है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका। करने का ढंग या तरीका। जब विषय वस्तु, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि विषय वस्तु की प्रकृति क्या है। विषय वस्तु की प्रकृति के अकॉर्डिंग ही हमें यह चयन करना होता है कि किस विधि से हमें ये पाठ पढ़ाना है। विषय वस्तु की प्रकृति ही इस बात पर डिपेंड करती है। दूसरी बात करते हैं विषय पर शिक्षक का नियंत्रण। विषय वस्तु की प्रकृति किसी भी प्रकार की हो, लेकिन किसी भी शिक्षण विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विषय पर शिक्षक का नियंत्रण है कि नहीं, अर्थात उसको विषय का पूरा ज्ञान है अथवा नहीं। यदि विषय का पूरा ज्ञान शिक्षक को नहीं है तो वो अच्छे तरीके से शिक्षण नहीं करा सकता। और यदि विषय पर पूरी तरह नियंत्रण है तो बालकों को भली प्रकार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से आसानी से बालकों को वो पढ़ा सकता है। तीसरी बात है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का ढंग। देखो, किसी भी विषय वस्तु, किसी भी शिक्षण विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का तरीका क्या है, किस तरह से हम उसको प्रस्तुत करें जिससे बालक हमारे अधिक से अधिक सीख सकें। मान लीजिए आप कोई ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जिससे बालक व्याख्यान के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं, तो दूसरा तरीका हमें यहाँ अपनाना पड़ेगा। क्या? शिक्षण सहायक सामग्री का। उस शिक्षण सहायक सामग्री में ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो विजुअल हो सकता है, जिसमें चार्ट, मॉडल, टीवी, कंप्यूटर, रेखा चित्र, चित्र, टाइमलाइन, ये सारे व्यंग्य चित्र,
एपिडाइस्कोप, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ उसमें हो सकती हैं। इनके माध्यम से फिर हम उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे तो बालक आसानी से सीख जाएगा। उदाहरण के तौर पर आज भारत चीन का जो विवाद चल रहा है, इस तरह से हम बालकों को समझा सकते हैं। ये चीनी एरिया है और ये वो झील है पानी की, ये भारत, इसमें से आधी झील भारत के हिस्से में है और आधी चीन के हिस्से। ये विवाद का जो मुख्य वो है वो चीन का अतिक्रमण है। चीन हमारे विभिन्न क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है और भारत उस अतिक्रमण को रोक रहा है। तो इस तरह से हम चार्ट के माध्यम से या ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से या सैटेलाइट, कोई चित्र हमारे पास है सैटेलाइट का मानचित्र, तो उसके माध्यम से हम बालक को यहाँ की भौगोलिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए चीन और भारत के मध्य जो विवाद है उस विवाद को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। यदि वो विवाद हम स्पष्ट नहीं कर सकते तो इसका मतलब विषय वस्तु को हमने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। एक दूसरा, कई बार हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होते हैं जो उस विषय के नहीं होते लेकिन उस विषय से उनका घनिष्ठ संबंध होता है और शिक्षक विभिन्न प्रकार के उदाहरण और उन उदाहरणों के साथ साथ दृष्टांत देकर बालक को संतुष्ट करता है, बालक की जिज्ञासा को शांत करता है, बालक को उस गूढ़ रहस्य की बातों को, उस क्लिष्ट विषय वस्तु को पढ़ाता है और बालक आसानी से उसे समझ लेते हैं। अब बालक उस बात को इन तीनों बिंदुओं के आधार पर जो हमने शिक्षण कराया या शिक्षण विधि का चयन किया, यहाँ देखने वाली बात यह है क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ, क्या हमारे बालकों ने जो हमने ये स्टेप्स देखे इनके माध्यम से पढ़ाया क्या वो सीखा। इसका पता भी शिक्षक को स्वयं लगाना होता है। शिक्षक बालकों से पूछेगा प्रश्न, जिन उन प्रश्नों में कई प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। बोध प्रश्न हो सकते हैं, भावबोध प्रश्न हो सकते हैं, विचार विश्लेषण प्रश्न हो सकते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न हो सकते हैं, विकासात्मक प्रश्न हो सकते हैं, मूल्यांकन प्रश्न हो सकते हैं और गृह कार्य भी। इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम पता कर लेंगे कि हमारे द्वारा जो विषय वस्तु बालकों को पढ़ाई गई थी उस विषय वस्तु को बालक ने समझा या नहीं। अगर समझ लिया है तो ठीक, अगर नहीं समझा है तो क्या करें। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी कक्षा के बालकों ने किस कारण से नहीं सीखा। उस कारण का निदान जब आप अपने मस्तिष्क में कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप उसी पाठ की व्यूहरचना दूसरे तरीके से करोगे ताकि आपके बालक आसानी से उस बात को सीख सकें। मान लीजिए आपने इसमें शिक्षण सहायक सामग्री काम में नहीं ली तो उसमें शिक्षण सहायक सामग्री काम में लेनी पड़ेगी। आपने इसमें उदाहरण काम में नहीं लिए, उसमें उदाहरण काम में लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने चार्ट इसमें काम लिया शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, फिर भी बालकों की समझ में नहीं आया तो यहाँ आपको कुछ लाइव जो है फुटेज बालकों को दिखाने पड़ेंगे, उनके माध्यम से वो आसानी से सीख जाएंगे। इस तरह से आसानी से हम किसी भी शिक्षण विधि को अप्लाई कर सकते हैं। व्याख्यान विधि जब हम प्रयोग अप्लाई करते हैं तो इन तीन बातों पर व्याख्यान विधि डिपेंड करती है और इन्हीं के आधार पर हम किसी भी विषय वस्तु को आसानी से पढ़ा सकते हैं। इस विषय वस्तु को सबसे अच्छी और सबसे बुरी शिक्षण विधि कहा गया। बुरी शिक्षण विधि कहने वालों की मैं आलोचना करता हूँ क्योंकि कोई भी शिक्षण विधि बुरी नहीं होती। बुरा होता है हमारा पढ़ाने का तरीका, बुरा होता है विषय वस्तु पर हमारी नॉलेज नहीं होना, विषय पर नियंत्रण नहीं होना, विभिन्न प्रकार के उदाहरण दृष्टांतों को जोड़कर बालकों के सामने प्रस्तुत नहीं करना। शिक्षण विधि थोड़ी कहती है कि भाई आप ऐसे पढ़ाइए ऐसे पढ़ाइए। शिक्षण ये तो शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है कि शिक्षक अपनी बात को बालकों के सामने कितने अच्छे तरीके से रख सकता है और किस तरह से अपनी बात को वो कह सकता है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि व्याख्यान को प्रभावी बनाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है और हम अपने व्याख्यान को अच्छे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या कल करेंगे। धन्यवाद।